Hello, good morning friends. Welcome to Guru Gyan YouTube channel. Today we will discuss about an important topic, that is contract. We will discuss about the meaning of a contract and definition of a contract plus all the essentials of a valid contract. First of all, we will discuss about the definition of a contract according to section 2H of Indian Contract Act 1872. An agreement enforceable by law is a valid contract. So all the agreement which is enforceable by law will be called as a valid contract. According to Pollock, every agreement and promise enforceable at law is a contract. And according to Salmond, a contract is an agreement creating and defining obligation between the parties. So according to Salmond, if two parties are agreeing on the same term and conditions, then they are creating obligation against each other. So it is a kind of agreement which create and define obligation between the parties. And 2H says agreement enforceable by law. When it will be enforceable by law? When it fulfills all the essentials of a valid contract. Then now we will discuss about section 2H definition. A contract as an agreement enforceable by law is a valid contract. So in contract, if you will see the definition of section 2H, then it is divided into two categories, or you can say that those to make a contract there must be an agreement and the agreement shall be enforceable by law. मीन्स अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ही सिंपल ये है कि कोई भी एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ हो. और इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ कब होगी? व्हेन, नीचे देखिए आप ब्लू कलर में, वी कैन से दैट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. Therefore, all the agreements are not contracts, but all the contracts are agreement because fulfillment of all essentials under section 10. कई बार ये हमें क्वेश्चन आता है कि all the agreements are not contract, but all the contracts are agreement. How या why? So हमारा आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि जितने भी एग्रीमेंट है हम ये कह सकते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट होते ही हैं. क्योंकि अगर कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो इट मीन्स वो सारी की सारी एसेंशियल्स जो हैं सेक्शन 10 की ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की वो पूरी करता है वो एग्रीमेंट. देन ओनली इट विल यू कैन से दैट इट विल बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देन अब देखिए एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. अगर कोई भी ए पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कुछ भी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे देती है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ एग्रीमेंट. तो ये सिर्फ एग्रीमेंट है. अगर एग्रीमेंट में हम इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ डाल देते हैं, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इट कैन बी एक्सप्रेस, स्टेटेड और रिटन, और इट कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट. नो मैजिक फॉर्मूला ऑफ वर्ड्स. तो आप कह सकते हो कि एग्रीमेंट जो है वो स्टेटेड हो या एक्सप्रेस हो या रिटन फॉर्म में हो. इवन इट कैन बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट. नाउ अगर एग्रीमेंट की हम डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट सो क्या हो गया? कोई भी प्रॉमिस या कोई भी सेट ऑफ प्रोमिसेस है जिसमें कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए, मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन देती हैं, जो प्रोमिसेस वो करती हैं, तो उसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं. तो एग्रीमेंट जो हो सकता है कि वो इन्फोर्सेबल हो, या एग्रीमेंट ये भी हो सकता है कि वो अनइन्फोर्सेबल हो. जो इन्फोर्सेबल होंगे मींस जो भी सेक्शन 10 के एसेंशियल्स पूरी करते होंगे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं. और अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो डोमेस्टिक हो या सोशल हो या वर्ल्ड एग्रीमेंट हो तो वो अनइन्फोर्सेबल ही रहेगा. इसके आगे हम कुछ एक केस भी करेंगे जब हम एसेंशियल्स पढ़ेंगे, या उसके आगे हम एग्जांपल्स भी करेंगे एसेंशियल्स में, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाएगी. देखो एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है. इन एन एग्रीमेंट देयर इज़ अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ द साइड्स. अब प्रॉमिस का मीनिंग सिंपल है कि एक पार्टी ने बोल दिया, लाइक ए promises to deliver his laptop to B and in return B promises to pay a sum of rupees 15,000 to A. There is said to be an agreement between A and B. ये एक एग्रीमेंट हो गया. A ने प्रॉमिस किया कि मैं अपना लैपटॉप जो है वो B को डिलीवर करूँगा
एंड इन रिटर्न जो बी है वो उसके लिए 15,000 रुपया ए को देगा। तो ए के लिए 15,000 रुपया कंसिडरेशन हो गया और बी के लिए लैपटॉप कंसिडरेशन हो गया। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। अगर यही एग्रीमेंट जो असेंशियल सेक्शन 10 की पूरी करता हो, मींस वो उसमें जितनी भी असेंशियल सेक्शन 10 की हैं वो अगर पूरी हों, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। देन ऑफर क्या होता है? सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज और कम्युनिकेट हिज विलिंगनेस टू डू or not to do, that is abstain from doing anything with a view to obtain the assent of other to such act or abstinence, he is said to be make an offer। तो अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए बोलती है उसकी एसेंट लेने के लिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन ऑफर। तो अगर वही ऑफर बी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ वैलिड एग्रीमेंट। देन एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या होगा कि जो पार्टी ने ऑफ़र किया है, जिस तरह अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें ए पार्टी ने अपना लैपटॉप बी को बेचना है और बी ने उसके बदले में 15,000 रुपया ए को देना है। तो ए ऑफ़र कर रहा है और बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर हर चीज़ रिटर्न में है, दोनों पार्टीज़ का फ्री कंसेंट है, वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव है, लॉफुल कंसिडरेशन है, तो सारी एसेंशियल अगर पूरी हो जाती हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ promise, and acceptance is defined as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। तो प्रपोजल जो प्रपोज किया गया है, अगर उसमें बी पार्टी अपनी सिग्निफाई या अपनी एसेंट जो है वो सिग्निफाई कर देती है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट इन एन एग्रीमेंट। इट इज़ ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल that a contract between the two parties can arise। then only means अगर A पार्टी ने कोई चीज़ ऑफर की है और B पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, then only it will be called as a agreement। अदरवाइज अगर B ने उसको रिजेक्ट कर दिया, then it cannot be called as an agreement between two। now next point is the condition of enforceability। देखिए अभी हमने बात की थी एग्रीमेंट्स की कि वो एग्रीमेंट कब बनता है, मीन्स जिसमें ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो, then offer plus acceptance is equal to agreement। now we will talk about when agreement will be called as a valid contract, or you can say that when agreement will become a valid contract। the conditions of enforceability are stated in section 10। according to this section, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void। तो जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेंगे? जब जो यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, फ्री कंसेंट हो या कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ हो या लॉफुल कंसिडरेशन है, ये सारी की सारी एसेंशियल्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सेक्शन 10 में आती हैं। तो सारे के सारे एग्रीमेंट वैलिड हो सकते हैं अगर वो सारे के सारे एसेंशियल्स सेक्शन 10 की पूरी करते हों। आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 10, एग्रीमेंट विल बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल under section 10 is equal to valid contract, or you can say that offer plus acceptance plus essentials under section 10 or enforceability at law is equal to valid contract। means तभी अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता है कि all the agreements are not contract but all the contracts are agreement, so you can write down कि there are so many agreement which is fully लाइक अ नेचर ऑफ सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सो वहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, तो वो एग्रीमेंट ही रहता है, वो अनएन्फोर्सेबल एग्रीमेंट है। तो पर जहाँ पे एसेंशियल पूरी हो जाती हैं सेक्शन 10 की, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे बन जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक चार्ट है जो आप देख सकते हैं कि एसेंशियल्स कौन कौन सी होती हैं। अब ये सारी की सारी जो एसेंशियल्स हैं वो हम स्टेप वाइज स्टेप डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैंने अभी बात की, हमने एक एग्जांपल भी किया। तो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इन्वॉल्व एट लीस्ट टू पार्टीज आइडेंटिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट हो उसमें दो पार्टीज़ का इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है। नो वन कैन सेल अ प्रोडक्ट टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सो देयर शुड बी एट लीस्ट टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट। वन ऑफ दिस पार्टीज विल मेक द प्रपोजल या प्रोमिजर, आप उसको प्रोमिजर बोलते हैं, जो प्रपोजल देगा,
and the other party is the other party that shall eventually accept, that is promisee. जो दूसरी पार्टी वो एक्सेप्ट करेगी उसको promisee बोल सकते हैं, ठीक है. नाउ एग्जाम्पल देखिए, A promises to sell his laptop to B and in return B promises to pay a sum of rupees 15,000 to A. There is said to be an agreement between A and B. ये एग्रीमेंट हो गया. अब अगर ये सारी की सारी एसेंशियल जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरी हो जाती है तो एग्रीमेंट विल बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, किसी भी एग्रीमेंट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, और दो पार्टीज मीन्स एक ऑफरर और एक ऑफरी. नाउ सेकेंड मेन एसेंशियल इज इंटेंशन या इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. अब देखिए, कोई भी एग्रीमेंट है अगर उसमें कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की तो वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. अब देखिए, द पार्टीज दैट आर सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव देयर क्लियर इंटेंशंस ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम. What this means is those agreements that are not enforceable by the law, that is social or domestic agreements between relatives or friends. देखिए, हम अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को बहुत सारे प्रॉमिसेस कर देते हैं. क्या हम वो प्रॉमिसेस रियल में पूरा करते हैं? नहीं. अगर हम प्रॉमिसेस रियल में पूरा नहीं करते, क्या हमारा रिलेटिव जो है या हमारा फ्रेंड है हमारे ऊपर केस फाइल कर सकता है या वो कोर्ट में जा सकता है? नहीं. तो ऐसे एग्रीमेंट डोमेस्टिक हो सकते हैं, आप सोशल एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं. अभी इस पॉइंट के ऊपर एक केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केस है वो हुआ था, द केस बिटवीन मिस्टर बाल्फर वर्सेस मिसेस बाल्फर, जो कि 1919 में हुआ था. मिस्टर एंड मिसेस बाल्फर वाज अ मैरिड कपल. मिस्टर बाल्फर वाज अ सिविल इंजीनियर हु वर्कड इन सिलोन, modern day Sri Lanka. Mr. Balfour and his wife went to England for a vacation. His wife became ill and her doctor advised that she could not return to Ceylon due to her illness. They made an agreement that Mrs. Balfour would stay in England while Mr. Balfour returned to Ceylon. During that time, Mr. Balfour promised Mrs. Balfour that he would pay her £30 a month until she returned. After some time, he stopped payments and Mrs. Balfour filed suit. It was held that Mr. Balfour was not liable to pay as they never intended to enter into a legally binding agreement. It was only domestic agreement. So husband wife हैं, दोनों घूमने जाते हैं इंग्लैंड में. मिस्टर बाल्फर जो है वो सिलोन में एम्प्लॉयड है जो कि श्रीलंका में है, बट दोनों घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड में वो घूमने जाते हैं. जब वो वापस आने वाले होते हैं तो वाइफ जो है वो बीमार हो जाती है और जो मिस्टर बाल्फर हैं उसको प्रॉमिस करते हैं कि जब तक तुम यहाँ पे रहोगी मैं तुम्हें £30 पर मंथ पे करूँगा. बट कुछ टाइम वो पे करते हैं, उसके बाद वो पे करना बंद कर देते हैं. तो मिसेस बाल्फर जो है इस बेस के ऊपर कि मेरे हस्बैंड ने मुझे £30 पर मंथ देने का प्रॉमिस किया था, वो कोर्ट में केस फाइल कर देती है. तो जो कोर्ट के जो जज थे, जो लॉर्ड एक्टन, उनका जजमेंट ये था, बिकॉज हस्बैंड और वाइफ या वाइफ हस्बैंड के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ कोई भी प्रॉमिस करे, इट इज़ अ काइंड ऑफ डोमेस्टिक एग्रीमेंट. सो यहाँ पे उन पार्टीज़ की जो इंटेंशन थी वो लीगल रिलेशनशिप वाली नहीं थी. तो ऐसे प्रॉमिसेस जो हैं वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट में आते हैं. तो वाइफ कुछ भी पैसा अपने हस्बैंड से रिकवर नहीं कर पाई. सो अगर आप ए और बी दो फ्रेंड हैं, ए ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको आज शाम को डिनर करवाऊंगा, और बी जो है वो जो वेन्यू है वहाँ पहुँच गया और ए नहीं पहुँचा, तो बी कैनॉट फाइल अ sue ऑन ए बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू फ्रेंड्स. यू कैन से दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ डोमेस्टिक और ए सोशल एग्रीमेंट. तो ऐसे केसेस कोर्ट में रिजेक्ट हो जाते हैं जिनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता. अगर यही एग्रीमेंट हस्बैंड वाइफ में रिटर्न में हो या कोर्ट ने ऑर्डर किया हो कि हस्बैंड अपने वाइफ को इतना पैसा पे करेगा, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ लीगल एग्रीमेंट. देन नेक्स्ट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. अब देखिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, कंसिडर दिस स्टेटमेंट, आई एग्री टू पे मिस्टर एक्स अ डिज़ायरेबल अमाउंट फॉर हिज हाउस. If this is a valid contract, even if all the parties agreed to this term, of course it cannot be if desirable amount is not well defined and has no certainty of meaning. Thus we can say that a valid contract must have certainty of meaning. देखिए, certainty of meaning का सिंपल मीन है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए,
there should not be involvement of vague terms, मीन्स एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन बोथ ऑफ द माइंड्स। ए ने जो भी कॉन्टैक्ट करना है या ए ने कोई भी ऑफर करना है वो बी के माइंड में पूरा का पूरा टर्म एंड कंडीशन क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना मकान किराए पे देना है देन यू हैव टू मेंशन कौन सा घर आपने किराए पे देना है, किस सेक्टर में है, कितना उसका रेंट मंथली होगा। यू कैन नॉट से दैट आई charge that much of amount from you. It is not a kind of agreement between the parties. So certainty of meaning simple mean the term and condition should be clear in both of the minds of the parties. Then fourth point is possibility of performance of an agreement. There should be possibility of perform the obligation in the contract. If possibility is missing, if possibility is missing, agreement cannot be valid contract, you can say that. So possibility का simple meaning है, अगर जो भी agreement parties करती हैं तो वो parties आपस में obligation जो है वो पूरा कर पाएँ। तो agreement जो भी performance जो भी obligations है वो पूरा कर पाएँ। वो कब पूरा कर पाएंगी? जब उनकी obligation जो है वो पूरा हो सके। Like you know, you cannot say that कि if you will give some money to the magician and magician will say to you I'll create a treasure या tree of mango, तो ऐसे एग्रीमेंट इम्पॉसिबल हैं। या कोई आपको बोले कि मैं आपके लिए 7 समुंदर पार कर जाऊंगा, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल एग्रीमेंट जो परफॉर्म होना बहुत ही मुश्किल है। एग्जांपल देख लीजिए, ए एग्री टू ब्रिंग बैक द पर्सन बीज dead relative back to life. Even when all the parties agree and all the other conditions of a contract are satisfied, this is not valid because bringing someone back from the dead is an impossible task. Thus the agreement is not possible to be enforced and the contract is not valid. तो कोई भी किसी को बोले कि मैं किसी को वापस ले आऊँगा because the person is no more with us, so it is impossible एग्रीमेंट। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो तो एग्रीमेंट वैलिड होंगे, जहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है वहाँ पे एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो सकते। नाउ नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ कंसेंट। इफ़ टू पार्टीज एग्री ऑन अ सिमिलर एग्रीमेंट इन द सेम सेंस दे आर सेड टू consent to the promise, and the consent is free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। देखिए, कंसेंट का मीनिंग सिंपल ये है कि व्हेन टू पार्टीज एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, कि अगर ए के माइंड में कुछ एक चीज़ के बारे में एग्रीमेंट वो करना चाहती है ए पार्टी और बी के माइंड में भी सेम टर्म एंड कंडीशंस हैं, देन ओनली द कंसेंट इज बिटवीन द पार्टीज, यू कैन से दैट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, वन इज़ होंडा सिटी एंड वन इज़ होंडा अकॉर्ड, and I want to sell Honda City car worth rupees 5 lakh to Mr. B. But B is thinking that I am selling Honda Accord to Mr. B worth rupees 5 lakh. So there is no consent between the parties. Now जब consent हो जाती है means term and condition same हैं दोनों के mind में, then we will see either it is free. Free कब होगी? कोई भी consent, मतलब we cannot इन्फोर्स एनी काइंड ऑफ कोर्जन, मतलब कोर्जन ना हो। कोर्जन का मीनिंग सिंपल है, किसी को थ्रेटनिंग करना, इंटिमिडेशन करना, ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, डोमिनेटिंग द विल ऑफ अ वीक माइंड बाय अ स्ट्रॉन्ग माइंड, फ्रॉड, इंटेंशन टू डिसीव, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। सो अगर ये 5 चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो कंसेंट इज़ नॉट फ्री। मीन्स हम किसी को भी किसी की कंसेंट अगर लेनी हो तो हम किसी को धमका नहीं सकते, किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, ठीक है। हम मतलब पीसफुल मैनर में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी आती है देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कंसेंट शुड बी फ्री। नाउ 6 पॉइंट इज competency of the parties. Section 11 of the Indian Contract Act 1872 defines every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind, and third is not disqualified from contracting by law to which he is subject. तो सिंपल है कि अगर कोई भी पार्टी कॉम्पिटेंट कब होगी? कॉम्पिटेंट तब होगी जब वो पार्टी मेजर हो, जब वो पार्टी साउंड माइंड हो, जब वो पार्टी किसी और लॉ में वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो।
तो यू कैन से दैट मेजर, पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड, ये तीनों पार्टीज हैं जो कि कॉम्पिटेंट हैं टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. दिस इम्प्लाइज दैट फॉलोइंग पर्सन आर नॉट कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट कौन नहीं है? माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है. द पर्सन हु इज़ बिलो 18 ईयर ऑफ एज विल बी कॉल्ड एज अ माइनर. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का सिंपल मीनिंग है अगर कोई मेंटल है या किसी को कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो ऐसे पर्सन्स अनसाउंड माइंड में आते हैं जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बना सकते. डिस्क्वालीफाइड पर्सन लाइक कन्विक्ट, जो कि कैदी हों, प्रिजनर हों, फॉरेन सोवेनर्स हैं या एलियन एनिमीज़ हैं, ऐसे पर्सन के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते. तो ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन. इन लैटिन वर्ड्स क्विड प्रो क्वो और कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. अभी हमने बात की थी पहले, कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है सिंपल, समथिंग इन रिटर्न. और इन लैटिन वर्ड्स इफ यू विल से इट मीन्स क्विड प्रो क्वो, which means that the parties must accrue in the form of some profit, right, interest, etc., or seem to have some form of valuable consideration. Example, if you decide to sell your watch for rupees 500 to your friend, then your promise to give the rights to the watch to your friend is a consideration for your friend. Also, your friend's promise to pay rupees 500 is a consideration for you. अगर आपने अपनी घड़ी 500 रुपये की बी को बेचनी है, तो बी के लिए कंसिडरेशन हो गया घड़ी, और ए के लिए मीन्स जिसने घड़ी बेची है उसके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? रुपीज़ 500. सो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए. अगर नहीं है तो कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो सकता. देन लॉफुल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मीनिंग सिंपल है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए या एग्रीमेंट को बनाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट लॉफुल इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ. हमारा ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं होगा अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ है, जिसको लॉ ने मना किया हो कि आप ये वाला एग्रीमेंट नहीं बना सकते. इज़ ऑफ सच नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ और इज़ अ फ्रॉडुलेंट. अगर आप उसको परमिट कर भी देते हैं बट वो किसी और लॉ की प्रोविजंस को डिफीट करता हो तो उसका भी ऑब्जेक्टिव अनलॉफुली होगा. या फिर वो ऐसा एग्रीमेंट है विच इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या किसी की इंजरी टू द पर्सन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व अगर ये टर्म्स हैं तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा. या फिर द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज ए मोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या फिर कोर्ट ने इसको बोला हुआ है कि वो इमोरल है अगेंस्ट द सोसाइटी, यू कैन से दैट या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी विच इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. तो ऐसे जितने भी अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं तो वो हमारे अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव में आएंगे. सो हमारा एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. नाउ नेक्स्ट इज़ नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. एग्जाम्पल देखो, कोई भी एग्रीमेंट हो वो वॉइड नहीं होना चाहिए. कई बार हम क्या करते हैं कि हम कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं जो कि वॉइड होता है, तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे जो एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड ही कहलाएंगे, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकते. एग्जाम्पल, एवरी एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम exercising a lawful profession, trade or a business of any kind is to that extent void. अगर हम किसी को भी रोकते हैं कोई प्रोफेशन करने के लिए या ट्रेड या बिजनेस करने के लिए तो वो void एग्रीमेंट ही है. एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटली और एब्सोल्यूटली रिस्ट्रिक्टेड इन अ enforcing their right, that is their right to move courts by usual legal proceedings. अगर किसी को बोलते हैं कि आप अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं बट आप केस नहीं फाइल कर सकते, तो ऐसे एग्रीमेंट हमेशा ही वॉइड ही होंगे. तो हमने ये भी देखना है कि कोई भी एग्रीमेंट वॉइड ना हो. देन इसके बाद है 10th, द मेन पॉइंट इज एग्रीमेंट्स रिक्वायरिंग स्पेसिफिक लीगल फॉर्मेलिटीज़. अब जो अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं लाइक रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग एग्रीमेंट इन राइटिंग, दे शुड बी रिटन फॉर्म. एग्रीमेंट जो भी होगा वो रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए. प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो हम बनाते हैं प्रॉपर. देन सिग्नेचर्स, दोनों पार्टीज़ के या जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उन सभी के सिग्नेचर होने चाहिए. देन अटेस्टेड, अगर वो नोटरी से अटेस्ट होगा देन इट विल बी अ काइंड ऑफ वैलिड प्रूफ. मतलब कोई भी अटेस्टेशन अथॉरिटी है वो अटेस्ट उसको करे. वो रजिस्टर्ड हो. पेड एनी स्टैम्प ड्यूटी, अगर उसके ऊपर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है तो वो भी पे होनी चाहिए. सभी के साइन होने चाहिए. डेट मेंशन होनी चाहिए. टाइम मेंशन होना चाहिए.
कितना अमाउंट है वो मेंशन होना चाहिए. मीन्स दीज आर द फॉर्मेलिटीज़ विच शुड बी रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो अगर ये सारी की सारी एसेंशियल जो अभी हमने पढ़ी हैं वो पूरी होती हैं, देन एग्रीमेंट विल बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अदरवाइज अगर कोई भी एसेंशियल मिसिंग है तो एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ सेक्शन 10 अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. देन थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर. बाय बाय.